जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रश्नोत्तरी कर रहे थे और हमने कुछ क्लासेस लगभग 5 क्लासेस पीछे देख ली थी। तो ये आगे की क्लासेस है और यहाँ से हम लोग जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जैसा कि 2019 का जो पेपर था। और दोस्तों अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी 2022 के नाम से, जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे देखें। और दोस्तों अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हैं जो कि हमने लास्ट ईयर कंप्लीट कराया था, तो यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से है, तो वहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं और उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ गए होंगे ताकि आप ये पॉइंट्स या ये क्वेश्चंस नोट कर सकें। तो प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां हैं और रचनाकार हैं, उन्हें सुमेलित करके हमें जवाब देना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें से सही उत्तर का चयन करके हमें बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। ठीक है, मैं बकता नहीं हूं कविताएं, ईजाद करता हूं गाली। ठीक है, मैं बकता नहीं हूं कविताएं, बेचता नहीं हूं कविताएं, ऐसा कुछ था। मैं बेचता नहीं हूं कविताएं, हाँ सही है, मैं बकता नहीं हूं कविताएं, ईजाद करता हूं गाली। ये किसका है? ये है अपना श्रीकांत वर्मा जी का। ठीक है, इस वक्त जबकि कान, इस वक्त जबकि कान नहीं, सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सनी जाती है। ये है धूमिल जी का। ठीक है, फिर है, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। तो ये हो जाएगा अपना किसका? रघुवीर सहाय जी का। मैं नया कवि हूं इसी से जानता हूं, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। तो इसका हो जाएगा शमशेर बहादुर, नहीं, इसका हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुदामा पांडे धूमिल की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, सबकी यहाँ पे कुछ कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। तो यहाँ पे सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं कि इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं, कविताएं पेट से सुनी जाती हैं। दूसरा है, यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है। फिर है, भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भेदस हूँ। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख पंक्तियाँ। पहली है कि मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। दूसरा है, लोक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। तीसरा है, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। फिर है रघुवीर सहाय जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। दूसरा है कि आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। फिर है शमशेर बहादुर सिंह जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां। चूका भी हूं मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी। दूसरा है, एक पीली शाम तजर का जरा अटका हुआ पत्ता। फिर तीसरा है कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद सोलेगी। फिर आगे प्रश्न है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं।
जिनमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम है द्रौपदी 1972 ईस्वी, आठवां सर्ग 1976 ईस्वी, शकुंतला की अंगूठी 1900 और रति का कंगन। द्रौपदी 1972, सेतुबंद 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1975, छोटे सैयद बड़े सैयद 1978, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैदे हयात 1993। ये इनके क्या है कि प्रमुख रचनाएं हैं। फिर प्रश्न है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 343, 348, 349 या फिर 351? तो सही उत्तर है 351, ऑप्शन डी। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के 351 अनुच्छेद में निर्धारित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी कुछ विधियां अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। फिर प्रश्न है कि गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, ये तो नहीं है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, ये भी नहीं है। इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है। इस प्रश्न के हिसाब से ये उत्तर सही है। इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है, ये भी नहीं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गांधीवाद के संदर्भ में सही कथन नहीं है। इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है। गांधीवाद के संदर्भ में इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है, कथन सही नहीं है। अन्य जितने कथन हैं वो सही है। गांधीवाद के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है। इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधन है। गांधीवाद महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके आदर्शों, विश्वासों एवं दर्शन से उद्भूत विचारों के संग्रह को कहा जाता है, जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेताओं में से थे। फिर प्रश्न है दोस्तों, बलि का सपूत कपिकुल पुरोहित, बाली का सपूत कपिकुल पुरोहित, रघुवीर जू को दूत, भरी रूप विकराल को। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? केशवदास, तुलसीदास, सेनापति या फिर मतीराम? सही उत्तर है सेनापति, ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। तो ये पंक्तियां रीतिकालीन राम कथा के कवि सेनापति की हैं। केशवदास, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरल सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित, भाषा बोली न जायती, जिनके कल के दास, राम को काम कहाँ रिपु, जीति ही कौन कबे रिपु जित्यों कहा। ये केशवदास की पंक्तियां हैं। तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, गोरख जगायो जोगु, भक्ति भगायो लोगु, निगम नियोगते सो केली ही छरो सो है,
अवलव नसानी अब न सहो, केशव कही न जाई का कहिए। ये तुलसीदास जी की है। सेनापति, बलि बाली का सपूत, कपिकुल पुरहूत, रघुवीर जू को दूत, भरी रूप विकराल को, वृष को तरनी तेज, सहसौ करनी तपय, दरी जदुदाई सेनापति सुखदाई देखो। ये सेनापति की है। फिर मतीराम जी की पंक्तियां हैं। को ऊ कीतिक उपाय करो, कहू होत है आपुने पीव पराए, कुंदन का रंग फीको लगे, अलके सब अंगन चारु गुराई, केली कै राती अघाने नहीं, जिन्हीं में लला पुनी घात लगाई। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि कलि कौतुंब के रचयिता, कलि कौतुब के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। तो प्रताप नारायण मिश्र जी की ये रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। कलि कौतुब के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति, शतक त्रप्यंताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी विलास, विजयिनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुखरी, बंदर सभा, वसंत होली, विजय वल्लरी, जातीय संगीत। फिर यहाँ पे प्रश्न है बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है? तो दोस्तों ये कथन जैसे अभी पूछा, तो ये कथन तो पूछ लिया किस कहानी का है, मतलब किस रचना का है। कहानी, नाटक या उपन्यास पूछ सकता है। फिर अब जो 26 दिसंबर का जो एग्ज़ाम था यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो उसमें ये पूछा गया था कि ये कथन किसने किससे कहा था। तो अब किसने किससे कहा था ये हमें तब पता चलेगा जब हम रचना को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। मतलब रचनाओं या उपन्यास या कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कथन किसने किससे कहा और ये कथन किस दो लोगों के बीच का संवाद है। ठीक है, तो इस बार जो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली बार तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा था, पर इस बार हम लोग रचनाएं भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो ये है ऑप्शन सी, राजा निरंबसिया। व्याख्या देख लेते हैं। बच्चन सिंह सिहरा सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। ये कथन राजा निरंबसिया कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी है। राजा निरंबसिया रचना है कहानी और इसके रचनाकार हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर जी की महत्वपूर्ण कहानियां हैं राजा निरंबसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। कृष्णा सोबती की महत्वपूर्ण कहानियां हैं सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसने कहा था 1915, बुद्धू का कांटा 1914, सुखमय जीवन 1911। भीष्म साहनी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अमृतसर आ गया, भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1965, पटरिया 1973, वांगचूक 1978। फिर प्रश्न है कि भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण ये किया है या नहीं किया है ये बताना है। तो ये उन्होंने सही है ये। फिर है भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, ये तो
नहीं है इनकी विशेषता। मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, ये किया है। सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति, ये इन्होंने नहीं किया। तो ए और सी यहाँ पे सही है, ए और सी, ए और सी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ए और सी इनकी विशेषताएं। भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषताएं हैं भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति। भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक हैं हानुश 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। प्रश्न दिया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है। तो अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है, इसका तो उन्होंने किया है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, इसका नहीं किया है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है, इसका भी किया है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसे दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है, इसका भी किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी सही है, जिस विशेषता का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास में उल्लेख नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की विशेषता में इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है का उल्लेख नहीं किया है। अन्य विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रिय प्रवास के संबंध में बताई गई विशेषता। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का एक हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। किसका? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की, और ये एक हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। तो ये भी प्रश्न मिला, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसिक रहस्य 1899, प्रेम प्रपंच 1900, चोखे चौपदे 1932, चुभते चौबते 1924, प्रिय प्रवास 1914, पद्य प्रसून 1925, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1936, कल्पलता 1937, मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय प्रवाहग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो ये ऑप्शन बी। विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। तपस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक तत्व हैं। कौन से? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत के गौरव गाथाएं। भीष्म साहनी के प्रमुख उपन्यास हैं झरोखे 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1998, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये जीलू नहीं है, नीलू है, ठीक है ना, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000, जय हिंद की सेना 2010, भाग्य रेखा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है। आदिम पुराण, योगसार, जसहर चरिऊ, उत्तर पुराण, नीचे कोड दिए हुए हैं, इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो हाँ, ये जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2019 का, जून का, तो ये आयोग द्वारा इस प्रश्न को हटा दिया गया था, मतलब हटा नहीं दिया गया था, समान अंक दे दिए गए थे। जैसे ये यहाँ पे व्याख्या लिखती है कि आयोग ने इस प्रश्न में सबको समान अंक दिए हैं। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं तिरसठी, महापुरीम, गुणालंकार, णय कुमार चरियू, जसहर चरियू है, ठीक है।
तो इसमें जहाँ तक सारी आ गई थी, तो पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है, ये भी एक प्रश्न बनता है। पुष्पदंत को हिंदी का भावभूति कहा जाता है, ये भी एक प्रश्न बनता है।